अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज तो आप सब हैरान हो रहे होंगे कि आज आपकी आपी इतनी जल्दी कैसे आ टपकी। इस दफ़ा मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं इस दफ़ा ना जल्दी जल्दी से व्लॉग बनाऊँ और जल्दी से उसको अपलोड कर दूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बहनें हर दफ़ा मेरे व्लॉग के नीचे मुझे कमेंट लाजमी करती हैं कि आप जल्दी व्लॉग अपलोड किया करें, आप बहुत लेट व्लॉग लगाती हैं और हम आपका ना वेट कर रहे होते हैं कि आप कब व्लॉग लगाएंगे और हम लोग देखेंगे। तो फिर इस दफ़ा मैंने सोचा, मैंने कहा चले हिम्मत मार के ना कोशिश करके थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। तो आज का व्लॉग आप सबके लिए, बल्कि मेरी उन बहनों के लिए स्पेशल से जो मेरा बहुत शिद्दत से इंतज़ार कर रही होती हैं। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ अपनी दोपहर से लेके शाम तक की जो सारी मेरी रूटीन है वो मैं सारी शेयर करने वाली हूँ। तो अभी हमारे यहाँ पे दोपहर के खाने का टाइम था, तो मैं जैसे ही किचन में आई हूँ आते साथ ही मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। वैसे मैं सुबह की किचन में ही होती हूँ, बाजी बर्तन वगैरह वॉश कर रही होती हूँ और मैं अपना किचन क्लीनिंग का काम कर लेती हूँ। लेकिन उसके बाद खाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है, बच्चों से फारिग होके फिर मैं किचन में आ जाती हूँ खाना बनाने के लिए। आजकल तो वैसे भी मेरी रूटीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हुई है, क्योंकि दुआ और ताबीर के स्कूल में छुट्टियां चल रही हैं। दुआ और ताबीर आपको पता है कॉन्वेंट में पढ़ती हैं और उनका ईस्टर है, उनकी ईद है, तो उस सिलसिले में ना बच्चों को छुट्टियां हैं। तो दुआ भी घर पे होती है, ताबीर भी घर पे होती है, मुस्तफ़ा तो वैसे ही मेरे पास रहता है हर वक्त, और इसके अलावा नूर जो है, नूर 11-12 बजे वो भी घर आ जाती है। तो मुझे ऐसा फ़ील होता है मेरे बच्चे स्कूल जाते ही नहीं हैं। मुझे ऐसा लगता है बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, बच्चे घर पर हैं। तो बस आजकल ना रूटीन कुछ ऐसी डिस्टर्ब हुई हुई है। तो अभी तो दुआ और ताबीर दोनों बहनें सोई हुई थी, रात में देर से सोती हैं और सुबह देर से उठती हैं। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो आपको पता है सब मदर्स इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है ना बच्चों के जाने के बाद। उनको पता होता है कि अब बस बच्चे चले गए हैं, हमने जल्दी जल्दी से सारे काम निपटाने हैं और बच्चों के आने से पहले पहले ना हमने फारिग हो जाना है। लेकिन मेरे बच्चे आजकल घर पे हैं, तो बच्चों की वजह से ना मैं थोड़ी बहुत लेट भी हो जाती हूँ। तो खैर अभी मैं मुस्तफ़ा से फारिग होके मैं आई थी किचन में, आते साथ ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। आज मैं बनाने लगी थी काले मसर और साथ उबले चावल बनाने लगी थी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी हल्की फुल्की रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल को अच्छी तरह से धो के कुकर में डाल दिया, इसमें अपने हिसाब से पानी ऐड कर दिया और इसमें वही बेसिक से स्पाइसेस जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी, खुश्क धनिया और इसके अलावा गरम मसाला, वो मैं एंड पे डालती हूँ गरम मसाला। और इसके अंदर हम लोग डाल देंगे चिकन क्यूब। अच्छा, चिकन क्यूब से ना दाल का बहुत मज़े का टेस्ट बनता है। जिनके बच्चे दाल शौक से नहीं खाते ना, इनके लिए तो बहुत बेहतरीन टिप है कि आप इसके अंदर चिकन क्यूब ऐड कर देना, इससे दाल का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है और बच्चे आपके बहुत ज़्यादा खुश होकर दाल को खाएंगे। खैर दाल में मैंने थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड कर दिया था और प्रेशर कुकर को बंद करके मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है। अब जैसे ही इसका प्रेशर मुकम्मल हो जाएगा फिर इसका हम बाकी का काम बाद में देख लेंगे। और इस साइड पे आप देखें बाजी अपनी डेली रूटीन की सफाई में बिज़ी हैं। सबसे पहले जब बाजी आती हैं ना, आते साथ बर्तन वगैरह वॉश करती हैं और फिर उसके बाद बाजी का सफाई का काम स्टार्ट हो जाता है। तो आज तो बच्चे घर पे थे, बार बार कभी पाँव लगाते, कभी अंदर जाते, कभी बाहर आते। बाजी बेचारी ने आज बहुत परेशान होकर अपना काम किया। तो दुआ भी उठकर आ चुकी थी, ताबीर भी उठकर आ चुकी थी। यहाँ पे दुआ अपने लिए नाश्ता बना रही थी। वैसे तो डेली मैं खुद इन्हें बना कर देती हूँ, लेकिन आज दुआ घर पर थी तो मुझे कहने लगी मम्मा आज मैं अपने लिए नाश्ता खुद बनाऊँगी। दुआ जो है ना, दुआ खाने के मामले में बहुत ज़्यादा चूज़ी है। बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो दुआ को बहुत पसंद है और वो खुश होकर खा भी लेती है, और ज़्यादातर ऐसा है कि दुआ के नखरे ही होते हैं कि मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो नहीं खाना। मेरे बाकी बच्चे इतना परेशान नहीं करते हैं खाने के मामले में। सुभान को मैं जो देती हूँ सुभान खा लेता है, ताबीर को भी जो चीज़ मिल जाए ना ताबीर खा लेती है। लेकिन दुआ जो है ना खाने के मामले में ज़रा परेशान करती है, ये इसकी बहुत बुरी आदत है। मैं बल्कि इसको डांटती हूँ, मैं कहती हूँ जो भी पका होता है ना चुप करके खा लेना चाहिए, लेकिन इसको अगर कोई चीज़ ना पसंद हो तो इसका ये अल्लाह का शुक्र है कि ये खुद बनाकर खा लेती है, मेरी टेंशन दूर हो जाती है। तो अभी यहाँ पे दुआ ने अपने लिए भी नाश्ता बना लिया था और ताबीर के लिए भी बना लिया था, तो मेरी टेंशन दूर हो गई थी। मैं इसलिए बेफिक्र होकर अपना किचन में काम कर रही थी। अच्छा, अब इस साइड पे ना मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं चावलों को भिगो कर रख देती हूँ, क्योंकि इसको भी अच्छा खासा टाइम लगेगा भीगने में। फिर जैसे ही ये भीग जाएंगे फिर मैं इसको आराम से बना लूँगी। अच्छा, आज के व्लॉग में ना मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी देने वाली हूँ, जो मेरे हर व्लॉग के नीचे मेरी कुछ बहनें मुझसे क्वेश्चन करती हैं। तो मैंने सोचा कि हर किसी को अलग अलग उनके क्वेश्चंस के आंसर देने के बजाय बेहतर है कि मैं अपने व्लॉग में ही ना उनकी हर बात को क्लियर कर दूँ।
अच्छा, सबसे पहले तो मुझसे ये बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता है कि आपने प्रेगनेंसी के बाद अपना काफ़ी ज़्यादा वेट लूज़ कर लिया, तो हमें इसके लिए ना कोई टिप बताएं। तो मैं आपको बताऊं कि मुस्तफ़ा के होने के बाद ना मेरा वेट ख़ुद ब खुद ही बहुत ज़्यादा डाउन हो गया है। मेरे ख़्याल से 4 से 5 केजी मेरा वेट खुद ही लूज़ हो गया, क्योंकि मुस्तफ़ा जब होने वाला था ना, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी के दौरान मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार रहने लग पड़ी थी। और मैं ख़ुद जो खाती पीती थी ना, मुझे वो लगता नहीं था, जो कुछ था वो मुस्तफ़ा को लगता था। तो मेरा बॉडी का वेट था ना, मेरा लूज़ होता गया, मुझे काफ़ी ज़्यादा वीकनेस होती गई। इस वजह से ना जब मुस्तफ़ा डिलीवर हुआ, इसकी पैदाइश के बाद जब मैंने अपना वेट किया ना, तो मेरा वेट काफ़ी ज़्यादा गिर चुका था। आपको पता है, जब इंसान की एज थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए और फिर उसका कोई चौथा पांचवा बेबी हो, तो उस टाइम पे औरत की हिम्मत एक किस्म की ख़त्म हो चुकी होती है। तो मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही था। अब ज़ाहिर सी बात है, मैं 35 इयर्स की हो गई हूँ और मेरा पांचवा बेबी था, तो मेरे अंदर ना पहले जैसी हिम्मत नहीं थी। तो मेरा वेट खुद ब खुद गिरना शुरू हो गया था। मुझे कोई इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इतनी एफ़र्ट नहीं करनी पड़ी। अच्छा, और इसके अलावा मुझसे किसी ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान आपके अंदर क्या सिम्टम्स थे बेबी बॉय के, हमें बताएं। शायद उनकी भी प्रेगनेंसी होगी, जो वो पूछना चाह रही हैं, अपनी कुछ बातों को क्लियर करना चाह रही होंगी। अच्छा, जब मुस्तफ़ा पैदा होने वाला था ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन थी। मेरी पहले भी 3 बेटियाँ हैं और मेरा एक बेटा है। मेरा हर दफ़ा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, बेटों की दफ़ा भी और बेटियों की दफ़ा भी, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी। तो हो सकता है आप लोगों के साथ थोड़ा सा डिफरेंट हो क्योंकि हर इंसान की तबीयत थोड़ी सी डिफरेंट होती है हर बेबी की दफ़ा, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, मेरी पहले 3 बेटियाँ हैं और एक बेटा है। तो 5वें नंबर पे मेरा मुस्तफ़ा पैदा हुआ है। और बेटों की दफ़ा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, बेटियों की दफ़ा मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। बेटियों के सिम्टम्स होते हैं कि आपकी जो तबीयत होती है ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है। मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होती थी अपनी बेटियों की दफ़ा, और जब मेरे बेटे होने वाले थे ना, तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन चली गई थी। मैं इतनी ज़्यादा लेज़ी हो गई थी ना, बहुत ज़्यादा सुस्त हो गई थी मैं। आपको खुद भी फील हो रहा होगा, क्योंकि मैं बहुत कम व्लॉग्स बनाती थी, बहुत कम ऐसा होता था कि मैं वीडियो अपलोड करती थी, क्योंकि मेरा दिल ही नहीं था करता, मैं इतनी ज़्यादा सुस्त हो गई थी। वैसे तो मैं अपनी डेली रूटीन के सारे काम करती थी, लेकिन मैं बहुत मुश्किल से अपने सारे काम कंप्लीट करती थी। लेकिन बेटियों की दफ़ा मैं सारे काम भाग भाग के करती थी। और इसके अलावा बेटों की दफ़ा ऐसा होता है कि आप जो है ना, आपकी स्किन बहुत डल हो जाती है। मेरे साथ भी ऐसा था कि मेरा बहुत बुरा हाल हो गया था, मेरा कलर ख़राब हो गया था और मेरे हाथों पे, पाँवों पे स्वेलिंग हो गई थी, मेरे फेस पे स्वेलिंग हो गई थी। हालांकि मेरी बेटियों की दफ़ा मुझे ऐसा कुछ भी नहीं था हुआ। मेरी बेटियों की दफ़ा हर वक्त मुझे हर कोई कहता था कि इसके ऊपर रूप है, इसकी बेटी पैदा होगी, कि आपकी स्किन ग्लो करना शुरू कर देती है। ऐसा यानी कि ना मेरे साथ एक्सपीरियंस रहा है। और दूसरा ये कि बेबी की मूवमेंट में भी फ़र्क पड़ता है। मेरी जब बेटियां पैदा हुई थी, तो मुझे 5th मंथ के स्टार्ट में मुझे मूवमेंट स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन बेटों की दफ़ा मेरे साथ ऐसा रहा है कि मुझे 5th के लास्ट वीक में जाके ना मेरी मूवमेंट स्टार्ट होती थी। और इसके अलावा बेबी बॉय के ये भी सिम्टम्स होते हैं कि जब आपका बेबी ग्रो कर जाता है, तो बेबी का जो वेट होता है ना, वो नीचे की तरफ ज़्यादा होता है, और बेबी गर्ल जो होती है ना, वो ऊपर की तरफ होती है। मैं जब अपने व्लॉग्स बनाती थी प्रेगनेंसी के दौरान, तो मेरी काफ़ी सारी सब्सक्राइबर्स ऐसी थी जो मुझे कमेंट कर कर कहती थी, जिनको फ़ील हो गया था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी मैं अपने आप को बहुत बचा के फ़ील नहीं थी करवाती कि आप लोगों को पता चल सके कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को फ़ील हो गया था कि भी मेरी प्रेगनेंसी चल रही है। तो वो मुझे यही कमेंट करते थे मुझे देखकर कि देखना आपके घर पे ना बेबी बॉय आएगा। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है ना, वो भी यही है कि जो बेबी बॉय के सिम्टम्स होते हैं ना, बेबी का वेट नीचे की तरफ होता है, और बेबी गर्ल के जो होते हैं सिम्टम्स, उसका वेट ऊपर की तरफ होता है। मेरा हर बेबी की दफ़ा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बेटियों की दफ़ा मेरी तबीयत कैसी थी वो भी बता दी, और बेटों की दफ़ा कैसी थी वो भी बता दी। तो हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके साथ मेरे वाले मसाइल होंगे, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके साथ डिफरेंट मसाइल होंगे ज़रूरी नहीं है कि सब लोगों का ना एक ही सिस्टम हो। खैर, अब हम आ जाते हैं अपने किचन रूटीन की तरफ वापस। तो आप देख सकते हैं मेरा किचन का काम साथ साथ चल रहा है, और बिहाइंड द सीन मैंने रोहान मुस्तफ़ा को भी गोद में उठाया हुआ है।
आज मेरी सास अम्मी की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, उनके सर में पेन था और वो लेटी हुई थी, तो शायद उनका बीपी हाई हुआ था, तो इसलिए आज रूहान मुस्तफ़ा को मैंने गोद में उठाया हुआ है। अभी अल्लाह का शुक्र है आज दुआ घर पर थी, तो जैसी दुआ फारिग हुई है ना तो फिर मैंने उसको पकड़ाया। मैंने कहा चलो बाप भाई को संभालो, तो मैं अपना बाकी किचन का काम देख लेती हूँ। अभी जैसे दुआ माशाल्लाह से बड़ी हो चुकी है ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है कि मैं रूहान मुस्तफ़ा की तरफ से ना बेफ़िक्र हो जाती हूँ। मेरे बच्चे को संभालने के लिए ना पूरा घर बैठा हुआ है मेरी सास अम्मी उसको संभाल लेती हैं, दुआ संभाल लेती है, सुभान संभाल लेता है, मेरे हस्बैंड संभाल लेते हैं, इवन कि मेरे ससुर भी संभाल लेते हैं, क्योंकि ये माशाल्लाह इसकी इतनी अच्छी नेचर है, ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता। मुझे और मेरी सास अम्मी को अगर अचानक से इकट्ठे कहीं पर जाना पड़ जाए ना, तो इसको हम मेरे ससुर के पास भी छोड़ जाते हैं। ये बिल्कुल भी तंग नहीं करता, ये अपने दादा अब्बू के पास भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो रूहान मुस्तफ़ा की वजह से ना मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, मैं बिल्कुल बेफ़िक्र हूँ। मेरा बेटा माशाल्लाह 2 महीने का हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी दे, सेहत दे और मैं कहती हूँ हमेशा ऐसे ही रहे अच्छा जी, अब हम वापस आ जाते हैं अपने दोपहर के खाने की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि दाल भी बनकर रेडी हो चुकी है। लास्ट में मैंने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया था और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। आज दाल को मैंने बड़ी मुश्किल से पकाया है, क्योंकि ये कोई ऐसी अजीब किस्म की दाल थी, गलने का नाम नहीं थी ले रही, पर अल्लाह अल्लाह करके ये गली है और मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो इस साइड पे देखिए चावल भी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब मैंने अपना बाकी का जो व्लॉग है ये मैंने शाम से बनाना स्टार्ट किया है। आज मैं अपने हस्बैंड के लिए ना एक बहुत मज़े की चीज़ बनाने लगी थी, बल्कि उनकी फ़ेवरेट चीज़ बनाने लगी थी। मेरे हस्बैंड को कोकोनट केक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आज मैंने सोचा मैं उनको घर पर ना कोकोनट केक बना कर देती हूँ, वो खुश हो जाएंगे। तो इसलिए मैं इसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। जिन लोगों को कोकोनट केक बनाना नहीं आता ना, वो लोग भी मेरे साथ साथ सीख जाएंगे। तो चलिए इसकी रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने कोकोनट केक के लिए ना 3 अदद अंडे ले लिए हैं। इसको मैंने ग्राइंडर जग में डाल दिया, ठीक है। इसके अंदर हमने आधा कप चीनी शामिल करनी है और आधा कप ही हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। और इसके अलावा 1 टीस्पून भरकर मैं इसके अंदर डाल दूँगी वनीला एसिन। ये 4 किस्म की चीज़ें हम लोगों ने ग्राइंडर जग में डालनी है और इसको हमने अच्छे तरीके से बीट कर लेना। आज मैंने हैंड बीटर भी यूज़ नहीं किया और इसके अलावा इलेक्ट्रिक बीटर भी यूज़ नहीं किया, और मैं चाह रही थी कि इस दफ़ा मैं ग्राइंडर जग में इसको बनाऊं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाए, क्योंकि ग्राइंडर जग तो हर किसी के घर में होता है और इसके अंदर ये बहुत अच्छा बीट हो जाता है, बहुत अच्छा बन जाता है इसके अंदर भी। जब आप ये सारी चीज़ें ग्राइंडर जग में डाल लेंगे ना, उसके बाद इसको हमने तकरीबन 45 सेकंड के लिए हम लोगों ने इसको बीट करना है। 45 सेकंड में ये बहुत अच्छा बीट हो जाएगा। अब इस साइड पे हम लोग ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है, इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून भरकर बेकिंग पाउडर यूज़ किया है, ठीक है। बेकिंग सोडा इसके अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ हम लोग बेकिंग पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। फिर इन दोनों चीज़ों को ना हमने एक साथ अच्छे से छान लेना है ताकि मैदे की गुठलियाँ भी खुल जाएं, और इसके अलावा जो बेकिंग पाउडर हमने इसके अंदर ऐड किया है ना, वो मैदे में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कोकोनट शामिल किया है। ये आपको बहुत इजीली मार्केट से मिल जाएगा। कोकोनट डालने के बाद ना हमने इन तीनों चीज़ों को दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर इसके बाद ये जो हमने अमेज़ा बना कर रखा था ना, ये सारा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने दोबारा से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। अच्छा, हम लोग जब छोटे छोटे थे ना, तो हमारे टाइम पे ये कोकोनट केक मिलता था, हर शॉप से मिल जाता था, इवन के किराना स्टोर से भी मिल जाता था। और उस टाइम पे ना ये मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा पसंद होता था, मैं बहुत शौक़ से ये कोकोनट केक खाती थी। मुझे जब अपनी अम्मी से पैसे मिलते थे ना कोई भी चीज़ खाने के लिए, तो मैं तो हमेशा यही मंगवा कर खाती थी। मुझे जूस, चिप्स, चॉकलेट वगैरह इतनी ख़ास कोई पसंद नहीं थी होती है, तो मैं तो ये कोकोनट केक ही लेकर खाती थी। और आपको मज़े की बात सुनाऊँ, आगे से मेरे हस्बैंड में भी ये आदत थी वो भी ना मुझे उस दिन बता रहे थे कि मुझे ये कोकोनट केक बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे कहते हैं कि जब मैं स्कूल कॉलेज में पढ़ता था ना, तो उस टाइम पे मैं ये कोकोनट केक लेकर बहुत ज़्यादा खाया करता था। तो मैं उनकी बात सुन के ना हंस पड़ी कि हम दोनों की आदतें कितनी ज़्यादा मिलती जुलती थी। इसलिए कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जोड़ियाँ देख कर बनाता है हमारे शौक़ और हमारी आदतें जो है ना काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती हैं। इनकी अभी भी आदत है, ये रात में जब बाहर से घर आते हैं ना, तो आते हुए ये कोकोनट केक लाजमी लेकर आते हैं और रात को सोने से पहले दूध के साथ ये लाजमी केक खाकर सोते हैं। इनको इतना ज़्यादा केक पसंद है। तो फिर मैंने सोचा कि चले आज मैं इनको ना होममेड बना कर देती हूँ, घर का बना हुआ तो और शौक़ से खाएंगे।
और वैसे भी मुझे इनके लिए घर में हर वक्त कुछ ना कुछ मीठा रखना पड़ता है, क्योंकि इनको आदत है खाने के फ़ौरन बाद कुछ ना कुछ मीठा खा लेते हैं। और दुकान पे जब मैं इनको खाना भेजती हूँ दोपहर के टाइम पे, तो दुकान पे भी मैं इनको खाने के साथ मीठा लाजमी भेजती हूँ। अच्छा, जब सारा बैटर अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना, उसके बाद हमने इसको बेकिंग ट्रे में शिफ्ट कर देना है। तो आप कोशिश कीजिएगा कि जिस शेप में मैंने बेकिंग ट्रे यूज़ किया ना, आपके पास भी कोई ऐसा ही बेकिंग ट्रे होना चाहिए या कोई बर्तन होना चाहिए। इसके अंदर ना केक की शेप बहुत अच्छी और परफेक्ट वैसे ही बनेगी जैसे हम लोगों को किसी दुकान वगैरह से ये कोकोनट केक मिलता है। तो इसको मैंने बेकिंग ट्रे में डाल दिया है और इसको अब हम लोग बेक कर लेंगे। बेकिंग ओवन को मैंने पहले से ही प्री हीट कर लिया था और इसको मैंने तकरीबन 30 मिनट का टाइम दिया है। 30 मिनट में ये अच्छे से बेक हो जाएगा और फिर इसको मैं जब बाद में चेक करूँगी, अगर थोड़ी बहुत कसर हुई तो मैं इसको दोबारा टाइम दे दूँगी, लेकिन अभी मैंने इसको सिर्फ 30 मिनट का टाइम दिया है। अब इस साइड पे हम लोग कोकोनट केक के लिए शीरा रेडी कर लेते हैं। अब आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि कोकोनट केक में शीरे का क्या काम। जब आप लोग अपने बचपन में कोकोनट केक खाते थे तो वो कितना जूसी सा और कितना सॉफ्ट सा होता था, वो शीरे की वजह से ही होता था। तो इसके लिए शीरा भी हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पैन में आधा कप चीनी शामिल की है और इसके अंदर आधा कप ही हम लोगों ने पानी शामिल करना है और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। और इसको हमने सिर्फ इतना पकाना है जब तक इसके अंदर चीनी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाती है। और जब इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा ना, तो उसी पॉइंट पे आकर हमने चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देना है और इसको हमने मज़ीद गाढ़ा नहीं करना और ना ही हमने इसको पकाना है। हमें बस इस तरह से ना पतला पतला सा ही शीरा रखना है। अब इसको मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। जैसे ही अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे यूज़ करेंगे। खोले ना, खोले। कैसे हैं? अच्छा है ना? मुझे पसंद आया था मल्टी कलर्स में ना। हाँ, शूज़ देखे। अरे वाह, अच्छे हैं ना? नहीं नहीं नहीं, ये खराब कर देगी, इसको नहीं देने। जाओ जाओ, आप जाके बाइल देखो। अच्छा, तो इसको लॉक खोल दो। दादा को बोलो ये शॉर्ट्स है मेरा। ये ना 3 का सेट था, इसके साथ ना 3 शर्ट्स मैंने सेपरेट मंगवाई थी। वो भी सेम कलर की थी लेकिन वो 3 का अलग था सेट। अभी सारे तो नहीं आए। हाँ, अभी थोड़े आए हैं। ये बड़ा अच्छा, वो बहुत प्यारा मल्टी कलर्स वाला मुझे बहुत पसंद आया। ये हमने टीमो से मंगवाए हैं कपड़े। ऐसे मुझे टीमो की ना वैरायटी भी पसंद आई है और क्वालिटी भी अच्छी लगी है। पता है, जब मुस्तफ़ा पैदा हुआ था तो हमने मंगवाए थे, तब भी इसके कपड़े बड़े अच्छे आए थे। बॉडी सूट मंगवाए थे ना गर्मियों के। ये छोटे साइज में नहीं, 3 to 6 मंथ्स के हैं। दुबला इससे बड़ा तगड़ा है। हाँ, तो ये साइज़ ठीक है ना, जो उसको आगे है छोटे हो गए हैं। ये सही परफेक्ट साइज़ है। ये सबसे बड़ा, ये 6 का सेट था। सारी प्यारे लगेंगे। अच्छे हैं ना, वो बहुत प्यारा है मल्टी कलर्स का। शूज़ अच्छे हैं ना, मुझे मंगवाने नहीं थे तेरे आप। मेरे बेटे को अच्छे लगेंगे शूज़, मीठे मीठे पाँव में। अभी बाकी भी आएंगे ना। अभी हाँ, ये तो अभी बहुत कम आए हैं। ये बहुत प्यारा है मल्टी कलर्स वाला ना। ये सबसे प्यारे, ये भी खैर प्यारे हैं। मान गर्मियों में ये अच्छे लगेंगे। इसको पजामा वगैरह तो नहीं पहनाऊंगी ना। इनमें सबसे प्यारा ये सिंपल और कलर भी सूट करता है। ये सारे अच्छे हैं। इसको लाइट कलर अच्छे लगते हैं मुस्तफ़ा को। वो हंस रही उसके कपड़े आए हैं ना तभी हंस रहा है।
अच्छा, मैंने रूहान मुस्तफ़ा के ना टीमों से कुछ कपड़े मंगवाए थे जो मैंने आपको दिखाए हैं। रूहान मुस्तफ़ा की पैदाइश से पहले मैंने उसके थोड़े से कपड़े मंगवाए थे, तब तो सर्दियां थी। तो अब उसको ना तो वो कपड़े पूरे आते हैं और दूसरा अब मौसम काफ़ी चेंज हो चुका है, वो पहनाने के काबिल भी नहीं रहे। तो फिर मैंने तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले टीमू से मैंने ऑर्डर किए थे रूहान मुस्तफ़ा के गर्मियों के कपड़े। अभी इसके सारे कपड़े नहीं आए, अभी आधे कपड़े आए हैं, आधे कपड़े इनके बाद में आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये अलग अलग शॉप से हमें मिलते हैं, तो इसलिए सारे पार्सल्स आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है। मेरा तो टीमू से बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, यहाँ पे वैरायटी भी बहुत अच्छी होती है और रेट मुझे कोई इतने भी ये एक्सपेंसिव नहीं लगे हैं। तो जो लोग टीमू से शॉपिंग करते हुए डरते हैं ना कपड़ों के मामले में, आप बेफिक्र होकर न्यू बॉर्न बेबी के भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप बड़े बच्चों के भी मंगवा सकते हैं। बड़े बच्चों का खैर मेरा कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने तो ये पहली दफ़ा मुस्तफ़ा के मंगवाए थे, लेकिन मुझे बहुत पसंद आए हैं टीमू के कपड़े। तो अभी जब इसके बाकी कपड़े भी आएंगे ना, वो मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे मैं ये टीमू की कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा अच्छा एक्सपीरियंस जिस चीज़ का रहता है ना, वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी काफ़ी सारी बहनें होंगी जो टीमू से शॉपिंग करना चाहती होंगी, लेकिन डरती होंगी कि पता नहीं वहाँ से कैसी चीज़ें मिलती हैं। तो आप लोग बेफिक्र होकर वहाँ से ना अपने बच्चों के कपड़े भी मंगवा सकते हैं। टीमू से चीज़ें मंगवाने का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको जो चीज़ दिखाते हैं ना, आपको सेम टू सेम वैसी ही चीज़ भेजते हैं। तो मैंने रूहान मुस्तफ़ा के जो शूज़ मंगवाए थे वो भी मुझे सेम टू सेम वैसे ही मिले थे। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरा केक बहुत अच्छे से बेक हो चुका है। जब केक अच्छे से बेक हो गया था ना, उसके बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको मोल्ड में से बाहर निकाला है। मोल्ड में से बाहर निकालने के बाद हमने इसकी कटिंग करनी है। तो केक का जो साइज़ है ना, वो भी आपने देख लिया और आपने देखा ना कि ये कितना ज़्यादा नरम है, यानी कि कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट है। इसकी कटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा आसानी हो रही थी और मज़ा भी आ रहा था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। फिर इसके बाद हमने एक बर्तन में ज़्यादा सा कोकोनट ले लेना है और एक बर्तन में हम लोगों ने ये शीरा डाल देना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने कोकोनट केक में यूज़ करनी है। अच्छा, इस स्टेप को आपने ना बहुत गौर से देखना है, बहुत ध्यान से आपने मेरी बात सुनी है, क्योंकि यही इसका मेन स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक केक ले लेना है, इसको हमने शीरा लगा देना है इस तरह से ना, हल्का हल्का सा चारों तरफ इसके शीरा लगा देना है। आपने ये नहीं करना कि एक केक का पीस लेके इसको बस शीरे में रख देना है, यानी कि इसको डिप कर देना है। अगर आप इस तरह से करेंगे ना, तो सारा एकदम से वो शीरा चूस लेगा और सारा आपका केक ख़राब हो जाएगा, यानी कि टूट जाएगा। बस इसको हल्का हल्का सा ना हमने टच करना है शीरे के साथ चारों तरफ से। आज जब मैंने अपने घर पे ये केक बनाया ना, तो आप यकीन जाने मेरी बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। हम जब किसी शॉप से ये केक लेने जाते थे ना, तो उनके पास ना ये डिफरेंट कलर्स में होते थे। कभी ग्रीन कलर में होता था, कभी पिंक कलर में होता था, और एक बॉक्स में मिलता होता था, उसके ऊपर उन्होंने शीट से इसको रैप किया होता था। तो आज जब मैंने अपने घर में ये केक बनाया ना, और खाने के बाद मैं बिल्कुल अपने बचपन वाले टाइम पे वापस चली गई। हमारे टाइम पे ना हमें ये चीज़ें ज़्यादा पसंद होती थी। आजकल के बच्चों को तो बर्गर पिज़्ज़े बस खिला दें आप, इसके अलावा उनको कुछ भी ना खिलाएं। अच्छा, जब हम लोग केक को शीरे में डिप कर लेंगे ना, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह से ना इसके ऊपर कोकोनट की कोटिंग कर देनी है। कोटिंग करने के बाद आप इसकी फाइनल लुक देखेंगे, बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप लोग बचपन वाला केक लेकर खा रहे हैं। इतना ज़्यादा टेस्टी बना था ना, इतना ज़्यादा जूसी था और इतना ज़्यादा ये यमी था। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, लेकिन आपको मैंने रेसिपी दी है ना, आप इसको ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। मेरे हस्बैंड ने तो खाया ना, मेरे हस्बैंड कहते हैं बाज़ार से ज़्यादा घर में खाने का ज़्यादा मज़ा आया। तो ये भी मैंने आपको एक तोड़ कर दिखाया है। ये इतना ज़्यादा सॉफ्ट था ना, इतना ज़्यादा जूसी था, लेकिन अभी ना ये थोड़ा सा गर्म था। इस केक को खाने का मज़ा तब आता है जब ये सही तरह से ठंडा हो जाता है। तो मैंने फिर इसको इस तरह से ना एक कंटेनर में डाल के फ्रिज में रख दिया था ओवरनाइट के लिए, और अगले दिन जब मैंने इसको सुबह खाया चाय के साथ, और जो इसको खाने का मज़ा आया ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कर देखिएगा। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट कर आपने ज़रूर बताना है। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।